देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कायदे से समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके का टेम्परेचर, जिस तरीके का तापमान और जिस तरीके की चुनावी सियासी सरगर्मियां नजर आ रही है, यह बताती है कि इस वक्त में इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। वहीं सबसे ज्यादा इस वक्त में जो चर्चा हो रही है वो चुनाव आयोग के एक फैसले को लेकर के हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि वो बिहार के अंदर नए सिरे से मतदाता सूची बनवाएगा। अब इसको लेकर के तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां वो एकजुट हो गई है। इसमें खास तौर पर न केवल बिहार की पार्टियां बल्कि पश्चिम बंगाल की नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका बयान भी आया है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। और असदुद्दीन ओवैसी जो कि इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, लेकिन वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही आ गए हैं। तो सवाल अब इस बात का है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ क्या वाकई चुनाव आयोग के इन फैसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा? क्योंकि चुनाव आयोग के इस फैसले को या चुनाव आयोग के नए नियमों को या चुनाव आयोग जिस तरीके से बिहार के अंदर नई वोटर लिस्ट तैयार करा रहा है, इसको अजीब, अविश्वसनीय, अभूतपूर्व, अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि संभवतः या तो चुनाव ऐसे में टल जाएंगे या फिर लाखों लोगों के वोट कट जाएंगे। विपक्ष यह भी कह रहा है कि यह एक तरीके से पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया। ममता बनर्जी ने भी खुल करके इस पर हमला बोला है। और वहीं आज बिहार के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर के अपनी ताकत दिखाई वक्फ कानून को लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ पर फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है। तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ को लेकर के क्या फैसला देगा, इस बात पर भी नजर होगी। और सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगा चुनाव आयोग के इन नए नियमों का? इंडिया गठबंधन क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दरवाजा खटखटाएगा? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता वो मुसलमानों के मंच पर पहुंचे और तेजस्वी यादव ने वहां पर कहा कि यह देश किसी के बाप का थोड़ी है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जाकर के हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग अब तस्वीर पूरी तरह से बिहार चुनाव को लेकर के साफ नजर आ रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता वो चुनावी मैदान में भी गरजेंगे, चुनावी मैदान में भी बरसेंगे, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग या बीजेपी को लेकर के भी पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की तरफ से एक बड़ा बयान इस पर जारी किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26 जून 2025 को चुनाव आयोग ईसीआई के नए मतदाता सूची संशोधन नियमों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन नियमों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी
को पिछले दरवाजे से लागू करने का प्रयास बताते हुए इसे खतरनाक करार दिया। ममता ने आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और इसका असली निशाना बिहार नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल है, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उन्होंने विशेष रूप से जुलाई 1987 से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच जन्मे मतदाताओं के लिए अनिवार्य घोषणा पत्र एनेक्सर डी पर सवाल उठाया, जिसमें माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता है। ममता ने इसे घोटाला बताया और कहा कि यह नियम युवा और कमजोर मतदाताओं, खास करके प्रवासी मजदूरों, छात्रों और ग्रामीणों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है। उन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर काम कर रहा है। ममता ने अन्य विपक्षी दलों से इस एनआरसी जैसे कदम का विरोध करने और एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने मतदाताओं से अपनी स्थिति की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके नाम मतदाता सूची से न हटे, अन्यथा उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजे जाने का खतरा है। साथ ही उन्होंने आयोग से सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ में परामर्श के बिना ऐसे नियम न लागू करने की मांग की। देखिए, सीधे तौर पर यह रूल है, चुनाव आयोग जब भी कोई इस प्रकार का व्यापक नियम बनाता है जिसका सीधे तौर पर चुनाव पर असर पड़े, तो उसको लेकर के पहले सभी पार्टियों के साथ में बातचीत होती है, सभी पार्टियों के नेताओं से राय मशवरा किया जाता है और उसके बाद में चुनाव आयोग इस पर आगे बढ़ता है। और यह भी पूछा जाता है कि क्या वो तैयार हैं, क्या इस चुनाव से पहले इस काम को किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े कदम से पहले विपक्ष का आरोप है कि हमसे पूछा ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का समर्थन करते हुए निर्णय ले रहा है। सामान्य तौर पर कभी कोई निर्णय इलेक्शन कमीशन लेता है, वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, और ऑल पार्टी मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें जो सुझाव आते हैं या तो उनको अंगीकृत किया जाता है या उसका जो समस्या बताई जाती है उसका हल ढूंढ लिया जाता है। अब जो कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो 22 साल बाद हो रहा है। 2003 में बिहार में हुआ था, जो हाउस टू हाउस सर्वे हुआ था और रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन। उसको पूरा करने के लिए 2 साल लगे थे। बिहार जो कि उस समय भी भौगोलिक दृष्टि से झारखंड अलग हो गया था, काफी बड़ा राज्य, और साथ में बारिश में तो वैसे भी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जा ही नहीं सकता। अब ये अपेक्षा कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है वो भी बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला है। जो हाउस टू हाउस बीएलए को जाना है उसके लिए केवल 30 दिन रखे गए थे, और 25 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले उन्होंने 25 जून से चालू करने का कहा और 26 जुलाई को बंद कर देंगे हाउस टू हाउस, यानी कि पूरा 1 महीना भी इनको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपने 25 जून से तो चालू कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को जानकारी भी नहीं है पूरी के पूरी, और आप जिस इंटेंसिव रिवीजन को 2 साल लगे थे, आप 28 दिन के अंदर इसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी बरसात के समय। क्या ये व्यवहारिक है? पहली बात तो आपने पॉलिटिकल पार्टी से आपने चर्चा नहीं करी और उन पर थोप दिया कि आप श्रीमान जाइए, आप अपने पार्टी को लगाइए और आप इंटेंसिव रिवीजन में बीएलओ का आप सहयोग करिए। अब ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बिहार में विपक्ष बहुत कमजोर है और बीजेपी बिहार में एक तरफा जीत के कगार पर खड़ी है और इसीलिए ये विपक्षी दल अभी से ही हार का रोना शुरू कर रहे हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि बिहार में न केवल इंडिया गठबंधन मजबूत है, बल्कि तेजस्वी यादव के तौर पर उनके पास में एक बड़ा चेहरा है। इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव बिहार के मौजूदा वक्त में अगर आप बात करें तो सबसे बड़े चेहरों में से एक है। और तेजस्वी यादव नो डाउट इंडिया गठबंधन के अनडिक्लेयर्ड सीएम फेस है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के सहारे विपक्ष बिहार के चुनाव को लेकर के अपनी संभावित जीत देख रहा है और उसे लग रहा है कि इस प्रकार के प्रपंच करके बीजेपी हमसे ये चुनावी जीत छीनना चाहती है। बिहार का चुनाव वैसे भी अपने आप में अलग होता है और बिहार के चुनाव को अगर आप उठा करके देखेंगे, चाहे वो 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या अब 2025 का चुनाव हो, ऐसा नहीं है कि जो देश में लहर बहती है या बीजेपी जिस तरीके से देश में एक के बाद एक राज्य जीतती चली जाती है, तो उसके बाद में बिहार भी स्वाभाविक तौर से बीजेपी जीत ही लेगी। 2015 का उदाहरण हमारे सामने है। मोदी लहर, मोदी मैजिक, मोदी का माहौल सब कुछ कहा गया 2014 के अंदर, लेकिन बीजेपी बिहार में हार गई। 2020 में, 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीतते लोकसभा का, पुलवामा का हमला, उसके बाद में राष्ट्रवाद की लहर, सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। तो इस बार जब खुद नरेंद्र मोदी 240 पर आ गए, यह बात सही है कि हरियाणा में एनडीए को जीत मिली, बीजेपी को जीत मिली, महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली, लेकिन बिहार ऐसा नहीं है कि बिहार को आप उसी लाइन में खड़ा कर दें। आप देखिएगा लंबी लाइनें लगती हैं, वेबसाइट इनका क्रैश हो जाता है, दलाल घोटाले करते हैं। यही सच्चाई है बिहार के लाचार सिस्टम की। बिहार की वीक सरकार के चलते यहाँ हर परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है और भर्ती से पहले घोटाले की बदबू आने लगती है। बताइए ये इन 20 साल वालों की सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं? हाथ उठा के बताइएगा। आखिर कब तक बिहार के होनहार युवा यूं ही ठगे जाएंगे? इस सरकार से और इस सरकार के ढकोसलों से कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? अब बिहार और बिहार के नौजवान इसे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सरकार बदलना है ना, नया बिहार बनाना है ना, सबका साथ मिलेगा ना, युवाओं को नौकरी रोजगार दिलाना है ना, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना। गरीबी बेरोजगारी महंगाई पलायन पर काम करने वाले सरकार को हम लोग इस बार चुनने का काम करेंगे, ना कि 20 साल खटारा सरकार को चुनेंगे। आप सबके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से बिहार के सभी नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या होगा। हम केवल सरकार ही बदलने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार हुंकार भर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि उनको आपने 20 साल दिया, हमको 5 साल दीजिए और 5 साल में हम चीज़ों को बदल करके रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन मजबूत है? इंडिया गठबंधन में वोटों का बिखराव होगा या नहीं होगा? और दूसरी बड़ी बात यह कि इस बार क्या भूमिका होगी असदुद्दीन ओवैसी की और उनकी पार्टी की? ये तो चुनाव में ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कम से कम चुनाव आयोग वाले मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी वो इंडिया गठबंधन के सुर में ही सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के क्षेत्र में लोग सबसे गरीब हैं और वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना
कि उनके पास में अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, यह एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार के गरीबों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर के अब सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन क्या वाकई लोगों को समझा पाएगा कि किस तरीके से कौन कौन से नियम लाए जा रहे हैं और उससे क्या खतरे हैं, और क्या वाकई फिर इसके बाद में चुनाव आयोग इसमें कोई बदलाव करने के लिए तैयार भी होगा। और अगर चुनाव आयोग इसमें बदलाव करने के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कोई फैसला नहीं लेता है तो क्या देश के लोग या विपक्षी पार्टियां उनको इतने जागरूक कर पाएंगे कि जो बात चुनाव आयोग कह रहा है और जो डर विपक्ष के नेता बता रहे हैं, क्या ऐसे में फिर विपक्ष के नेताओं का जो कोर वोटर है वो अपना वोट बनवा सके, इस बात के इंतजामात किए जाएंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर आपकी जन्म तिथि 1987 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख और या जन्म दिखाने वाला कोई एक दस्तावेज देना होगा। 11 में से एक, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2024 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र और तारीख, स्थान बताने वाला एक दस्तावेज दिखाना होगा, और साथ ही अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म की तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज भी देना होगा। अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2014 के बाद में हुआ है तो आपको अपनी जन्म तारीख और स्थान के दस्तावेज के साथ साथ दोनों माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने वाले दस्तावेज भी देने होंगे। अगर माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय उनका पासपोर्ट और वीजा भी देना होगा। चुनाव आयोग ईसीआई हर वोटर की जानकारी 1 महीने जून जुलाई में घर घर जाकर के इकट्ठा करना चाहता है। बिहार जैसे राज्य जो बहुत बड़ी आबादी और कम कनेक्टिविटी वाला है, वहां इस तरह की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से करना लगभग असंभव है। लाल बाबू हुसैन केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता है। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह दिखाए कि किसी व्यक्ति को विदेशी क्यों माना जा रहा है। सबसे अहम बात है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की एक सीमित सूची नहीं हो सकती है, हर तरह के सबूत को स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या वाकई इंडिया गठबंधन अपनी मजबूत दलीलें वो कोर्ट के सामने पेश करेगा और कोर्ट में कम से कम चुनाव आयोग को मजबूर कर पाएगा कि वो अपने इन नियमों को वापसी ले या इनमें फेरबदल करे? क्या इसका बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या बीजेपी जो आकलन कर रही है या इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो आकलन कर रही है वही होगा, या मामला उल्टा भी पड़ सकता है? क्योंकि राजनीति में जरूरी नहीं कि 1 और 1 11 ही हो या 1 और 1 2 ही हो। राजनीति में कभी 1 और 1 2 हो जाते हैं, कभी 1 और 1 11 हो जाते हैं, और कभी 1 से 1 लड़ करके कुछ नहीं बचता है। तो अब देखना यही है कि ऊंट किस करवट बैठता है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।